नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। मानसून की बौछारों के साथ बिहार में आसमान से मौत की बारिश भी होने लगी। राज्य में आज आकाशीय बिजली गिरने से बिहार के कई जिलों में 91 लोगों की मौत हो गई। हालांकि बिहार सरकार ने आसमान से बरसी आफत के कारण राज्य में 83 लोगों की मौत की पुष्टि की है और कई लोगों की हालत गंभीर है। सबसे बड़ा हादसा गोपालगंज में हुआ, जहां आकाशीय बिजली गिरने से 13 लोगों की जान चली गई। मधुबनी और नवादा में 8-8 लोग, औरंगाबाद में 7, सीवान, भागलपुर और पूर्णिया में 6-6 लोग, पूर्वी चंपारण, दरभंगा और बांका में 5-5 लोग, खगड़िया में 3 लोग, पश्चिमी चंपारण, किशनगंज, जहानाबाद, जमुई, सुपौल, बक्सर और कैमूर में 2-2 लोग, समस्तीपुर, शिवहर, सारण, सीतामढ़ी और मधेपुरा में 1-1 लोगों की मौत हो गई। ये सभी मौतें बिजली गिरने से हुई है और इस घटना पर सीएम नीतीश कुमार ने दुख जताया। उन्होंने सभी मृतकों की आत्मा की शांति की प्रार्थना की और कहा, दुख की इस घड़ी में सरकार पीड़ित परिवारों के साथ है। मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया। साथ ही मुख्यमंत्री ने खराब मौसम में लोगों को घर से नहीं निकलने और आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी किए गए निर्देशों का पालन करने की भी अपील की। और देखिए, अलग अलग जगहों की 8 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बिहार में वज्रपात का बड़ा प्रहार हुआ है। 83 लोगों की अब तक मौत की पुष्टि सरकार की तरफ से की गई है। गोपालगंज, मोतिहारी, सीवान, जहानाबाद, औरंगाबाद, भागलपुर, नवादा और बांका की ये तस्वीरें। और आपको ये भी बता दें कि मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि लोग जो है अपने घरों से बाहर बिल्कुल भी ना निकले। और साथ ही ये लगातार गुजारिश सीएम नीतीश कुमार की तरफ से भी की गई। जितने लोगों की मौत हुई है उन सभी के परिवार वालों के प्रति संवेदना जताते हुए सीएम नीतीश कुमार ने 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया। तो 8 जगहों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरीके से मातम पसरा हुआ है घर पर। तो ये तो बड़ा दुखद है घटना, लेकिन सरकार पूरे तरह से उस परिवार के प्रति संवेदनशील है और सरकार संवेदनशील है। शीघ्र ही वैसे दुखी परिवार को 4-4 लाख रुपया की राज्य सरकार की ओर से मुआवजा शीघ्र उनको परिवार तक सरकार पहुंचा देगी और उस परिवार के प्रति हम लोग संवेदनशील हैं। बिहार और यूपी में बिजली गिरने से हुई मौतों को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया। बिहार, यूपी में बिजली गिरने से अब तक 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर हादसे में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति संवेदना जताई। पीएम ने लिखा, राज्य सरकारें तत्परता से राहत दे रही है। आपको ये बता दें कि बिजली गिरने से बिहार में 91 तो यूपी में 9 लोगों की मौत हुई, जिस पर पीएम मोदी ने दुख जताया, साथ ही परिवार वालों के प्रति संवेदना जताई। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी बिहार में वज्रपात से हुई मौत पर शोक संवेदना व्यक्त की। तेजस्वी यादव ने ट्वीट किया और ये कहा कि वो बिहार के विभिन्न जिलों में वज्रपात के कारण हुई 83 लोगों की असामयिक मौत से मर्माहत हैं। उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति गहरी शोक संवेदना व्यक्त करते हुए भगवान से उनकी आत्मा की शांति प्रदान करने की प्रार्थना की। तेजस्वी यादव ने सरकार से पीड़ित परिवार और आश्रितों तक उपयुक्त अनुग्रह राशि जल्द से जल्द पहुंचाने की अपील की। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, आसमान से बरस रही आफत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। बिहार पर अब भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बिहार के 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए बिहार के 16 जिलों में भारी बारिश के साथ वज्रपात की आशंका जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, सारण, मधुबनी, सुपौल, अररिया, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया और कटिहार में तबाही की आशंका जताई। तो वहीं मौसम विभाग की चेतावनी के मद्देनजर आपदा प्रबंधन विभाग ने प्रदेश में रेड अलर्ट जारी किया। नेपाल के इलाके में भारी बारिश की आशंका को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया। जैसे बारिश पिछले साल पटना में हुई थी, वैसी बारिश नेपाल में होने की आशंका है, जिससे उत्तर बिहार में बारिश में बाढ़ आने की आशंका है। और आपदा प्रबंधन विभाग जिलों के डीएम को उन सभी को अलर्ट पर रहने को कहा गया। तो मौसम विभाग के अलर्ट के बीच बिहार में लगातार हो रही बारिश के कारण नदियों का जलस्तर काफी तेजी से बढ़ रहा है। बिहार में कई जिलों में आज जोरदार बारिश हुई। बारिश से जहां किसानों के चेहरे खिल गए, तो वहीं लोगों की परेशानियां काफी बढ़ गई। कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। अब आपको 5 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बेतिया में बारिश ने जिला मुख्यालय की सूरत बिगाड़ कर रख दी है। पूरा शहर जलमग्न हो गया। सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी बह रहा है। किशनगंज शहर से होकर गुजरने वाली रमजान नदी में आई उफान के कारण नदी किनारे बसे लोगों के घरों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। तो जहानाबाद में लगातार हो रही बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे। तेज बारिश से शहरी क्षेत्रों के कई मोहल्लों में जल जमाव हो गया।
कटिहार में वज्रपात के साथ साथ लगातार तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश हुई। गंगा, कोसी और महानंदा नदी का जलस्तर बढ़ने की चेतावनी जारी की गई। बाढ़ क्षेत्र के निचले इलाकों को खाली करने का आदेश दिया गया। तो वहीं अररिया में भी भारी बारिश हुई। लगातार बारिश से जिले की सभी नदियां उफान पर हैं और जिले में बहने वाली नदियां परमान, कनकई, बकरा, नूना, रतवा सहित कई नदियों में जलस्तर से लगातार वहां पर वृद्धि हो रही है। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे। चीन से तनाव के बीच नेपाल भी रह रहकर भारत की परेशानी बढ़ाने में लगा है। नेपाल ने गंडक बैराज के तटबंध एफ्लेक्स बांध पर मरम्मत के काम की मंजूरी तो दे दी, लेकिन इसके साथ ही शर्तें भी लागू कर दी। एफ्लेक्स बांध को बचाने की कवायद में जल संसाधन विभाग ने काम शुरू कर दिया और इसके लिए नेपाल प्रशासन से अभियंता, संवेदक सहित 50 मजदूरों को नेपाल ले जाने की अनुमति मांगी गई थी। लेकिन इसके लिए नेपाल प्रशासन ने कुछ शर्तें रखी, जिसके तहत नेपाली भूभाग में काम करने वाले मजदूरों को काम खत्म होने तक नेपाल में ही रहना होगा। वो लौटकर शाम में भारतीय भूभाग में नहीं जा सकते और इसी वजह से उन्हीं भारतीय मजदूरों को नेपाल भेजा जा रहा है जो कार्य समाप्ति तक नेपाल में रहने के इच्छुक हो। फिलहाल 10 भारतीय मजदूर काम में लगे हुए हैं जो राशन, पानी और बेडिंग के साथ नेपाल गए। नेपाल में रहकर ही मजदूरी करने को लेकर कई भारतीय मजदूर नेपाल काम करने जाना नहीं चाहते और जिस वजह से नेपाली मजदूरों को भी काम पर लगाया गया। सर हम लोग इंडिया से जा रहे हैं नेपाल। बोरा जो है सर वहाँ भरने के लिए, मिट्टी का भराई करने के लिए कटाव हो रहा है। एक हफ्ता वहाँ पर हम लोग रुकेंगे या 10 दिन, उसके बाद हम लोग फिर रिटर्न आएंगे। आज तीसरा दिन है। कितने लोग गए हैं अभी तक यहाँ से? अभी कितने लोग जा रहे हैं? अभी हम लोग 12 आदमी। वैशाली में अजीबोगरीब मामला देखने को मिला। यहाँ एक शादी के दौरान पहुंची युवती को बच्चा चोर समझकर लोगों ने पहले तो उसके साथ बदसलूकी की और फिर उसकी जमकर पिटाई कर दी। लेकिन लोग उस वक्त हक्के बक्के रह गए जब युवती ने खुलासा किया कि दूल्हे मियां पहले से शादीशुदा है और वो उसकी पत्नी है। ये तस्वीरें वैशाली के हुसैना गांव की हैं, जहां इस युवती को महज एक गलतफहमी के कारण जुल्म सितम का सामना करना पड़ा। दरअसल गांव में एक शादी थी। युवती इस शादी में पहुंची तो उसकी वेशभूषा से वहां मौजूद लोगों को उसके बच्चा चोर होने का शक हुआ। शक की पुष्टि करने से पहले ही लोगों ने युवती को सजा देने की ठान ली और उसे बाल से घसीटते हुए पंचायत भवन तक ले जाया गया। वहां पहुंचकर जब युवती ने मुंह खोला तो सब भौचक्के रह गए। युवती ने बताया कि जिस लड़के की शादी होने वाली है वो उसकी पत्नी है और दोनों ने छुपकर शादी की है। दरवाजे पे बहुत सारे लोग थे और ऐसा करके वो भागना चाहिए तो महिलाओं लोग ने उसे पकड़ा। पकड़ने के बाद उसको करीब मतलब कि यथी के साथ पूछा गया तो वो बताई जिस लड़के से शादी है मेरी बहन की होने वाली थी, उसी लड़के से उसको अफेयर चल रहा था। लड़का वाले को भी बुलवाया गया, लड़का के दोस्त भी आए तो उसके सामने में भी बयान और दोनों से कहा गया कि हम इनसे लव करते हैं, हम इनसे शादी करने के पक्ष में। उसके बाद हमारा जो भी था वो दे दिया गया। यहाँ का समाज लेकर के उस लड़के को और लड़की को मंदिर पर समझ कर दिया। युवती के इस खुलासे ने सभी को हैरान कर दिया। शर्मिंदा लोगों ने पहले तो युवती से अपने किए पर अफसोस जताया। दूल्हे से पूछताछ के बाद जब मामला सही पाया गया तो लड़की वालों ने शादी कैंसिल कर दी और फिर गांव के मंदिर में पीड़ित युवती और उसके प्रेमी की फिर से शादी करा दी गई। उस लड़के और उस लड़की से शादी मंदिर में रात करा दिया गया यही और जहाँ शादी उसका तय था वहाँ से छोड़ा गया। और इस तरह वैशाली में वधू के बदलने से इस कहानी की हैप्पी एंडिंग हो गई। विकास आनंद, जी मीडिया, वैशाली। बिहार की राजनीति अब पूरी तरह चुनाव के रंग में रंगने लगी है। सत्ता पक्ष के नेता जहां समीकरण सेट करने की तैयारी कर रहे हैं तो विपक्ष भी लंबे वक्त के बाद जनता के मुद्दों पर सड़क पर नजर आई। विरोध पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर था, लेकिन इसे पार्टी और गठबंधन में पकड़ तेज करने की कवायद से जोड़कर भी देखा जा रहा है। देखिए, कोरोना काल में सूनी पड़ी सियासत की सड़क पर अरसे बाद रौनक नजर आई।
पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत को मुद्दा बनाकर विपक्ष ने जोरदार प्रदर्शन किया। चुनाव का मौसम है, लिहाजा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपने बड़े भाई तेज प्रताप यादव के साथ चुनावी साइकिल पर सवार हुए। मुद्दा पेट्रोल प्राइस का था, लेकिन पार्टी और गठबंधन के पावर गेम से इसका सीधा संबंध था। देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि डीजल का दाम जो है पेट्रोल से आगे चला गया। इससे देश की जनता, बिहार की जनता महंगाई की मार झेल रही है। किसान से लेकर के व्यापारी सब लोग जो है महंगाई की मार को झेल रहा है और सब लोग जो है परेशान हैं। पटना में विपक्ष के तेवर से ये झलक गया कि अब चुनाव तक ऐसी तस्वीरें रोज रोज देखने को मिलेंगी। पार्टी के नेताओं और सहयोगियों ने पहले की तरह तेजस्वी यादव और उनके मुद्दे के समर्थन में मोर्चा खोल दिया। चूंकि तेजस्वी यादव जी गरीबों की, साधारण परिवार के लोगों के दर्द को, पीड़ा को समझते हैं, जिनको गरीबों के, आम आदमी के पीड़ा से कोई मतलब नहीं है, उनके दर्द से, महंगाई चरम पर है, जिनके थाली से दाल सब्जी गायब है। जो पेट्रोल डीजल का जो प्राइस बढ़ाया गया है, मैं केंद्र की सरकार से भी आग्रह करता हूं और प्रदेश की सरकार से भी आग्रह करता हूं, उसको वापस लेने का काम करें। आप चले थे रुपया और डॉलर के बराबर करने, हालात ये हो गया कि पेट्रोल और डीजल बराबर हो गया। कई प्रदेश तो ऐसे हो गए जब पेट्रोल से ज्यादा कीमत डीजल का हो गया इस सरकार, जबकि कच्चे तेलों का कीमत घट रहा है। विपक्ष का आरोप है कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार घट रही हैं, तो क्या वजह है कि भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। लेकिन सत्ताधारी दल के नेता ऐसा नहीं मानते। मंत्रियों के मुताबिक विपक्ष को मालूम नहीं है कि कीमतें क्यों बढ़ रही हैं। अब तो इतनी परिपक्वता और ज्ञान उनको होना ही चाहिए कि डीजल पेट्रोल का रेट कोई सरकार के डे टू डे नीति के कारण प्रभावित नहीं होता। तो गाड़ी सबका प्रदर्शन करिए ना, कितना लग्जरियस गाड़ी है, सामाजिक न्याय के योद्धा का, कहाँ से भरवाते हैं डीजल पेट्रोल, ये सब का जानकारी दीजिए, तब ज्यादा बेहतर होगा तेजस्वी यादव जी। पेट्रोल के बहाने पावर पोजीशनिंग की बात हुई तो सत्ताधारी दल के नेताओं ने विपक्ष पर इसे लेकर भी निशाना साधा। आरजेडी के बागी और जेडीयू के नेता दिलीप राय और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने तेजस्वी के नेतृत्व पर ही सवाल खड़े कर दिए। एक भी सीट राजद के खाते में नहीं गया, आज शून्य के आंकड़े पे खड़ा है। और जब आगे भी विधानसभा का चुनाव आएगा तो राज्य की जनता काम करने वाले का साथ देगी, विकास करने वाले का साथ देगी। तेजस्वी जी अनुभवहीन आदमी है, अनुभव का उनके पास कार्य का अनुभव नहीं है। ये पिताजी के नाम पर, के विरासत के नाम पर चलाना चाहते हैं, लेकिन जनता अब स्वीकार करने को तैयार नहीं। चुनाव से पहले जनता से जुड़े मुद्दे पर विपक्ष का प्रदर्शन और समीकरण को सेट करने में जुटे सत्ता पक्ष का पलटवार। बिहार की राजनीति अब पूरी तरीके से चुनाव के मोड में आ चुकी है। अब देखना यह है कि आगे क्या रंग जमता है। रुपेंद्र श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। 6 जुलाई को होने वाले बिहार विधान परिषद की चुनावी जंग के खिलाड़ी तय हो गए हैं और इन खिलाड़ियों ने चुनाव के लिए नामांकन कर मोर्चा भी संभाल लिया। आज एनडीए के प्रत्याशियों ने पर्चा भरा और इस दौरान सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सुशील मोदी भी प्रत्याशियों के साथ खड़े दिखाई दिए। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस को ऐन मौके पर अपने प्रत्याशी को बदलना पड़ा। हालांकि वक्त रहते नए प्रत्याशी ने अपना नामांकन दाखिल कर लिया। बिहार विधान परिषद चुनाव के लिए बुधवार को आरजेडी के प्रत्याशियों ने पर्चा भरा तो नामांकन के आखिरी दिन एनडीए प्रत्याशियों ने विधानसभा भवन में नामांकन दाखिल किया। एनडीए के 5 प्रत्याशियों के नामांकन के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सुशील मोदी समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। नामांकन के बाद सभी प्रत्याशियों ने पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार जताया और कहा कि उनकी उम्मीदवारी से एनडीए को फायदा होगा। पूरी तरह खरा उतरूंगा। भारतीय जनता पार्टी को और कितना मजबूत हो सकता है, इसको करने का प्रयास करूंगा। तमाम लोगों ने पार्टी के निर्देश पर वहां नामांकन किया है। हम केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के भी प्रति अपना आभार प्रकट करते हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ हम लोग साथ हैं और आगे भी झंडा हम लोग का फहरेगा। आदरणीय मुख्यमंत्री हैं और मुख्यमंत्री रहेंगे।
आज मैं मोतिहारी जिला के संगठन प्रभारी हूं और संगठन का काम मैं करता हूं। जनता दल यूनाइटेड के जो है विस्तार के लिए मैं अपना पसीना जो है बहाता हूं। वहीं कांग्रेस खेमे में बड़ा उलटफेर देखने को मिला जब विधान परिषद चुनाव के लिए एमएलसी प्रत्याशी तारिक अनवर का नाम अंतिम समय में पार्टी ने वापस ले लिया और उनकी जगह समीर सिंह की उम्मीदवारी तय करते हुए उनसे नामांकन करवाया गया। जानकारी के मुताबिक तारिक अनवर का नाम बिहार के वोटर लिस्ट में न होने के कारण कांग्रेस को उनकी उम्मीदवारी वापस लेनी पड़ी। वहीं नामांकन करने के बाद समीर सिंह ने पार्टी आलाकमान का शुक्रिया अदा किया। हमारे जैसे कार्यकर्ताओं पर भरोसा करके जिम्मेवारी दी है, हम समझते हैं कि उनके अपेक्षा के अनुरूप खड़े उतरे। अभी तो फिलहाल हमारे ऐसा था जैसा आपने कहा कि टेक्निकल ग्राउंड पे मेरा होना संभव नहीं था, क्योंकि मुझे इस बात की जानकारी नहीं थी और शायद पार्टी को भी शायद जानकारी नहीं थी कि काउंसिल के लिए और विधानसभा के लिए जो चुनाव लड़ते हैं उनका नाम उस राज्य में होना, वोटर लिस्ट में होना जरूरी है। विधान परिषद की 9 सीटों के लिए 9 उम्मीदवारों ने नामांकन किया है। जिन 9 सीटों पर चुनाव होना है वो सभी जेडीयू और बीजेपी कोटे की हैं, लेकिन विधानमंडल में सदस्यों की संख्या के हिसाब से इस बार 3 सीटें आरजेडी को मिलनी तय हैं। कांग्रेस को भी 1 सीट जाएगी, बाकी 5 सीट में से 3 जेडीयू और 2 बीजेपी के खाते में जाएगी। यानी सब कुछ सही रहा तो सभी प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए जाएंगे। शैलेंद्र के साथ रुपेंद्र श्रीवास्तव, जी मीडिया, पटना। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आज पटना में अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के घर पहुंचे। उनके परिजनों से मिलकर संवेदना जताई। तेजस्वी यादव के साथ उनके भाई और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह भी मौजूद रहे। उस वक्त की तस्वीर आपको दिखा रहे जिस वक्त तेजस्वी यादव पहुंचे थे सुशांत सिंह राजपूत के घर। इस दौरान तेजस्वी यादव ने राजगीर में बन रही फिल्म सिटी का नाम सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर रखने की भी मांग की। तेजस्वी यादव ने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत बेहद प्रतिभाशाली थे और सम्मान के तौर पर बिहार सरकार राजगीर में बन रही फिल्म सिटी का नाम उनके नाम पर रखे। तेजस्वी यादव ने सुशांत सिंह की मौत के मामले में उनके परिवार की जांच की मांग का भी समर्थन किया। सवाल इस पे जांच को लेकर के होता है। परिवार की जो राय होगी, जो मांग होगी, उसके समर्थन में हम रहेंगे और फेयर इन्वेस्टिगेशन हो, फेयर जांच हो, इसकी मांग महाराष्ट्र पुलिस से, महाराष्ट्र सरकार से भी करेंगे। और भी उच्च स्तरीय अगर जांच की जरूरत है तो जैसा परिवार के लोगों की मांग होगी उसका हमारा पूरा समर्थन रहेगा। काफी कम समय में, कम उम्र में जो मुकाम उन्होंने पाया उस पे किसी को शक नहीं है। राजगीर में जो फिल्म सिटी जो बन रही है, राजगीर का जो फिल्म सिटी बन रहा है, हमारी मांग होगी कि राजगीर के फिल्म सिटी का नाम जो है वो सुशांत सिंह के नाम पे किया जाए। बेगूसराय में पीडीएस डीलर के खिलाफ मिली शिकायतों की जांच करने पहुंचे प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों ने अधिकारी को 2 घंटे तक रोककर उनके सामने हंगामा किया। घटना फुलवड़िया थाना क्षेत्र के मालती गांव की है। दरअसल डीलर के खिलाफ लाभार्थियों को अनाज कम देने की शिकायत थी, जिसकी जांच करने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सुजीत सुमन मालती गाँव पहुंचे थे। लोगों का आरोप है कि पदाधिकारी जब जाँच करने पहुंचे तो कुछ ही लोगों से पूछताछ कर जाने लगे और इससे नाराज महिलाओं ने राशन कार्ड के साथ उनकी गाड़ी को घेर लिया। हंगामा करते हुए गाड़ी के आगे धरने पर बैठ गए। 2 घंटे तक ये सब चलता रहा, जिसके बाद पदाधिकारी ने गाड़ी से उतरकर लोगों की शिकायतें सुनी और जांच रिपोर्ट एसडीओ को सौंपने का आश्वासन दिया, जिसके बाद लोग शांत हुए। हम लोग 10 आदमी, राशन देता है 2 आदमी, 2 दिन से कर रहा है। जब बोलने के बाद झोला पोथा फेंक देता है, गाली गलौज करता है। इससे दीदी लोग हम लोग क्या, हम लोग जीता कि दीदी अगर आप लोग से नहीं होगा हम जाएंगे नीतीश के पास, छोड़ेंगे नहीं। हम 4 आदमी इस राशन कार्ड में है। हम, मेरा पति, मेरा एक बेटा, मेरी बहू। सिर्फ मुझको राशन मिलता है, बाद बाकी 3 को नहीं मिलता है। आप लोग के आवेदन के आलोक में जांच करने के लिए आए, जांच कर लिए हम। अब हम रिपोर्ट बना के अनुमंडल पदाधिकारी महोदय को भेजेंगे, वहां से कार्रवाई होगी। औरंगाबाद नगर थाने में पदस्थापित दारोगा कपिल देव पांडे तथा होमगार्ड के जवान सुबोध कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों पर गश्त के दौरान पिकअप वैन के ड्राइवर से 17,000 रुपए की अवैध वसूली करने का आरोप है।
पिकअप वैन के मालिक की शिकायत पर एसपी दीपक बरनवाल ने मामले की जांच कराई। जांच में आरोप सही पाए गए और वसूली के पैसे की बरामदगी भी कर ली गई। अब दोनों आरोपियों को आगे की कार्रवाई के लिए निगरानी विभाग के जिम्मे सौंप दिया गया। बगहा में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से भटककर दुर्लभ प्रजाति का गोह रिहायशी इलाके में पहुंच गया। वाल्मीकि नगर थाने के पास घनी बस्ती में गोह ने ढेरा डाला हुआ था, जिसे ग्रामीणों ने लाठी डंडे के सहारे घेर लिया। दुर्लभ प्रजाति के गोह को देखने के लिए धीरे धीरे लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और इसी बीच वन विभाग को सूचना दे दी गई। गोहटी निकला है, सभी शर्मा के घर में निकला था गोहटी, और बहुत बड़ा गोहटी है ये बीटीआर के जंगल से भटक कर चला आया है यहाँ रिहायशी इलाकों में। और ये जो है बरसात का दिन है ना, और इसी को जो देखने के लिए लोगों को इकट्ठा। आईआईटी की तैयारी कराने वाली संस्था द डॉक्टरेंस इंस्टीट्यूट ने बिहार सरकार से कोचिंग संस्थानों में शैक्षणिक गतिविधियां शुरू करने की मांग की है। द डॉक्टरेंस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर संजय मोहन शर्मा के मुताबिक इस वक्त जब सभी तरह के बाजार खुल गए हैं, रेस्टोरेंट और होटल खुल चुके हैं, तो इस परिस्थिति में कोचिंग संस्थानों को खोलने की अनुमति भी मिलनी चाहिए। संजय मोहन शर्मा ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाएगा, लेकिन सरकार और शिक्षा विभाग कोचिंग संस्थानों को खोल देना चाहिए। संजय मोहन शर्मा ने यह कहा कि पूरे बिहार में कोचिंग संस्थानों से करीब 50 लाख लोग जुड़े हुए हैं और पिछले 3 महीने से जिस तरीके से इसे बंद किया गया, उससे लोगों के सामने आर्थिक समस्या पैदा होने लगी है। लॉकडाउन एक वरदान भी के रूप में भी कोचिंग वाले के लिए हुआ है, और ऐसे में अगर मुख्यमंत्री जी एक मैसेज दें हम लोगों के लिए कि इन बच्चों को बिहार में ही पढ़ाया जाएगा और हमारे यहाँ अच्छे शिक्षक हैं, आपको पढ़ाने में सक्षम हैं, बिहार से आप बाहर न जाएं और आपकी पढ़ाई बिहार में ही होगी, तो इससे गार्जियन में विश्वास बढ़ेगा और बच्चे बाहर नहीं जाएंगे, तो इससे बिहार की खुशहाली बढ़ेगी।